हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है हिमांशु सिंह। आज हम बात करेंगे कंपनी में सेकंड चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ कंपनी। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी कौन सी होती हैं? कंपनी में कई प्रकार की कंपनी होती हैं। मेनली तीन प्रकार की मतलब मेनली दो प्रकार की होती है, एक प्राइवेट होती है, एक पब्लिक होती है। लेकिन उसी में सब कई प्रकार की कैटेगरी बना दी गई हैं, हम सब धीरे धीरे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइवेट कंपनी किसे कहते हैं। तो प्राइवेट कंपनी का मतलब होता है निजी कंपनी। निजी कंपनी के बारे में समझते हैं कि होती क्या है। तो प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी एक ऐसी कंपनी होती है जिनके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज हुआ होता है। दूसरा, जिनमें मिनिमम जो है, जिस कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं। मिनिमम कितने मेंबर होते हैं बच्चों? 2 मेंबर्स एंड मैक्सिमम 200 मेंबर्स होते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है। इसके बाद आता है फिर जिसमें मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं। डायरेक्टर कितने हो सकते हैं? मिनिमम 2 डायरेक्टर होते हैं। और मैक्सिमम जो होते हैं बच्चा, मैक्सिमम जो होते हैं वो 15 डायरेक्टर्स होते हैं। और इस कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होता है, जिनमें रिस्ट्रिक्शंस होता है, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। ऐसी कंपनी में जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपने कंपनी के अपने शेयर को किसी दूसरे पर्सन को फ्री होकर ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि पब्लिक कंपनी नहीं है। इसमें अगर आपको मान लीजिए मैं कंपनी का मेंबर हूं, मेरे पास 40 शेयर हैं और मैं चाहता हूं ये अपने बेटे को ट्रांसफर कर दूं अपने जीते जी, तो मैं नहीं कर सकता तब तक जब तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुझे परमिशन ना दे दे कंपनी के। इसलिए रिस्ट्रिक्शंस लगा रहता है, क्योंकि अगर लोग अपनी मर्जी से ट्रांसफर करने लगेंगे तो ये जो 200 मेंबर वाली लिमिट है ये क्रॉस हो जाएगी। इसके बाद आता है प्रॉस्पेक्टस। ऐसी कंपनी पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस जारी नहीं कर सकती है। प्रॉस्पेक्टस मतलब क्या होता है? आप जब कभी कॉलेज वगैरह जाते हैं, ब्रोशर पूरा दे दिया जाता है, भाई पढ़ो, ये हमारे कॉलेज का प्रॉस्पेक्टस है, ब्रोशर है, हमारी फैकल्टी ये है, हमारी क्लास ये है, हमारे फीस ये है, हमारे यहाँ कोर्स ऐसे चलता, ये जॉब हमने जॉब दिया है, ये प्लेसमेंट है। ऐसे जब कंपनी शेयर इशू करती है तो पब्लिक को बताती कि हमारी प्रॉफिट क्या है, हमारी कंपनी कहाँ है, हमारे कितने डायरेक्टर हैं, हम कौन सा शेयर लेके आ रहे हैं, शेयर की क्या वैल्यू, सारी बातें बता देती है। तो उसे पढ़ के पब्लिक उसमें पैसा लगाती है। तो प्रॉस्पेक्टस ये सब कंपनियां, प्राइवेट कंपनी इशू नहीं करती पब्लिक को, क्योंकि ये पब्लिक कंपनी का काम है। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। तो ये है प्राइवेट कंपनी की कुछ बातें जो आप लिख सकते हैं। अब हम आते हैं सेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ना, क्योंकि सेक्शन थोड़ा सा टेक्निकल होता है, इसलिए मैं अपनी लैंग्वेज में बता दिया हूं। अब सेक्शन पढ़ते हैं। तो प्राइवेट कंपनी का क्या कह रहा है? प्राइवेट कंपनी सेक्शन के हिसाब से सेक्शन 2 क्लॉज 68 में बताया गया है। सेक्शन 2 क्लॉज 68, सब सेक्शन नहीं बोलेंगे क्योंकि डेफिनेशन के साथ लिखा, तो सब सेक्शन क्लॉज बोला जाएगा। क्लॉज 68 सेक्शन 2 क्लॉज 68 ऑफ द कंपनीज एक्ट, अ प्राइवेट कंपनी मींस अ कंपनी हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब्ड। कह रहा है प्राइवेट कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 68 के हिसाब से ऐसी कंपनी होती है जिनमें मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। मिनिमम पेड अप कैपिटल कुछ भी हो सकता है। पहले लॉ ने बताया था कम से कम 1 लाख होगा तभी आप प्राइवेट कंपनी ओपन कर सकते हैं, जबकि अब ऐसा नहीं है, आपके पास कुछ भी मिनिमम हो सकता है, 10,000, 20,000, 50,000, कुछ भी। फिर और आजकल ऐसा कोई नहीं है कि बेटा प्राइवेट कंपनी खोलने जाए तो 1 लाख रुपया कम रखा हो। समझ में आई बात? तो फिर कह रहा है ऐसी कंपनी जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल लिखा हो, मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए, एंड विच बाय इट्स आर्टिकल, और जिसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। देखो बेटा, जब कोई कंपनी आप बनाओगे, जब कभी आप कोई कंपनी बनाओगे, उसके 2 डॉक्यूमेंट बनाओगे, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। तो ये आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन कंपनी को चलाने का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है। इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस बताता है कंपनी को चलाया कैसे जाएगा, कंपनी में कितने डायरेक्टर होंगे, मेंबर होंगे, डायरेक्टर कैसे अपॉइंट होंगे, शेयर कैसे फॉरफिट होगा, शेयर कैसे इशू होगा, प्रॉस्पेक्टस कैसे इशू होगा, ये सारी बातें इस आर्टिकल में लिखी होती बेटा। तो ठीक लॉ कह रहा है कि भाई ऐसी प्राइवेट कंपनी जिसमें मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए, और साथ ही साथ उसके आर्टिकल में ये बताया जाता है कि रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। आर्टिकल में ये लिखा होता है कि भाई कोई भी मेंबर अपने शेयर को किसी भी दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर आसानी से नहीं कर सकता जब तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं चाहेंगे। मैंने ये बता दिया। दूसरा, लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर 200। आर्टिकल रोकता है, आर्टिकल में ये बात बताई जाती है कि इस कंपनी के मेंबर 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, तभी तो ये प्राइवेट होगी। 200 से ज्यादा हो जाएगी तो पब्लिक बन जाएगी। फिर कह रहा है provided that where 2 or more person hold 1 or more share in a company jointly, they shall for the purpose of this clause be treated as a single member।
मान लीजिए ये अब ये बात कह रहा है सेक्शन मतलब क्लॉज 2 का, ये जो 2 क्लॉज है इसका पहला पॉइंट कह रहा है, मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी में दो लोग मिल करके, मान लीजिए किसी प्राइवेट कंपनी में दो लोग मिल करके एक शेयर खरीदते हैं। कितने शेयर खरीदते हैं बेटा? एक शेयर या एक से ज्यादा शेयर। शेयर की वैल्यू कभी कभी ज्यादा होती है, तो मैं और मेरी पत्नी मिल करके मान लेते हैं हमने खरीद लिया, ठीक है। अब हम दो लोग मिल करके एक शेयर खरीद लेते हैं या 10 शेयर खरीद लेते हैं, मैटर नहीं करता। लेकिन अब हम लोग दो मेंबर नहीं माने जाएंगे, माने एक ही मेंबर जाएंगे। कितने मेंबर माने जाएंगे इसमें? एक मेंबर। अगर यही केस पब्लिक कंपनी में होता, मैं और मेरी पत्नी मिलकर के एक शेयर खरीदते या 4 शेयर खरीदते, तो हम दो मेंबर माने जाते, मैं और मेरी पत्नी अलग अलग मेंबर। बट यहां पर हम लोग मिलकर कंपनी में अगर एक शेयर खरीद रहे हैं प्राइवेट में, चाहे 100 शेयर खरीद रहे हैं, तो बेटा हम लोग एक ही मेंबर माने जाएंगे, दो मेंबर नहीं माने जाएंगे प्राइवेट कंपनी में, ये बताया गया है, ठीक है। अब आता है दूसरी बात, कह रहा प्रोवाइडेड फर्दर दैट। अब ये जो आर्टिकल है और भी बातें बताता है। क्या बताता है? पर्सन हु आर इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी। मतलब क्या कह रहा है कि भाई ये जो दो लोग हैं एक शेयर खरीद रहे हैं, एक ही मेंबर माने जा रहे हैं, ये रूल किसके ऊपर अप्लाई होगा? ये जितने भी मेंबर वगैरह बनते कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जो भी मेंबर बनेगा, जो भी शेयर होल्डर बनेगा, उसके ऊपर क्या रूल अप्लाई होगा? और कि उसे उस कंपनी में रोजगार में होना चाहिए। मतलब प्राइवेट कंपनी में वो व्यक्ति कुछ ना कुछ रोजगार करता रहे, मतलब एम्प्लॉय रहे उस कंपनी का। दूसरा, अगर मान लीजिए, पहले इसको पढ़ लेते हैं। पर्सन हु हैविंग बीन फॉर्मरली इन द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर मेंबर ऑफ द कंपनी व्हाइल इन दैट एम्प्लॉयमेंट and have continued to be member after the employment ceased shall not be included in the number of members। मान लीजिए मैं और मेरी पत्नी फॉर एग्जांपल उस कंपनी में नौकरी कर रहे थे और हम लोग उस कंपनी के शेयर ले लेते हैं, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड मान लेते हैं, उसमें शेयर ले लेते हैं, और अब हम दोनों पति पत्नी उस कंपनी में नौकरी छोड़ चुके हैं, बट लगातार मेंबर बने हुए, शेयर लिए बट नौकरी छोड़ चुके हैं। तो अब हमारी हम जो है उस कंपनी के मेंबरशिप में काउंट नहीं होंगे। तो लॉ कह रहा है कि पहली बात तो अगर आपको मेंबरशिप में काउंट होना है तो आप उस कंपनी में नौकरी में बने रहिए। अगर आप नौकरी छोड़ देते हैं लेकिन मेंबरशिप आप नहीं छोड़ रहे हैं तो आपको मेंबर में काउंट नहीं किया जाएगा। तो फिर से पढ़िए, एक पर्सन हु हैव बीन फॉर्मरली द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी वर मेंबर ऑफ द कंपनी व्हाइल इन द एम्प्लॉयमेंट। कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति कोई भी जो कंपनी में पहले नौकरी कर रहा था और उस समय वो मेंबर भी था कंपनी का, लेकिन अब उसने क्या किया? एंड हैव कंटिन्यू टू बी मेंबर। लेकिन अब वो लगातार मेंबर तो है आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट सीज, लेकिन उसकी नौकरी अब जा चुकी है। तो ऐसे केस में क्या होगा? शैल नॉट बी इंक्लूडेड इन द नंबर ऑफ मेंबर। अब उसको कंपनी के मेंबर में काउंट नहीं किया जाएगा। समझ में आई बात? तो कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में मेंबर है और नौकरी में भी था, तो नौकरी जाने के बाद अगर वो मेंबर बना रहता तब वो मेंबरशिप में कंपनी के 200 वाले में काउंट नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के लॉ यही कह रहा है कि भाई कंपनी में रिस्ट्रिक्शंस होता है आर्टिकल में कि आप शेयर ट्रांसफर नहीं कर सकते, मेंबर जो है 200 से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर दो लोग मिलकर के कंपनी में एक शेयर खरीद रहे हैं, दो शेयर खरीद रहे हैं, तो उन्हें एक ही मेंबर माना जाएगा। फिर उसके बाद लेकिन बशर्ते कि उन्हें उस कंपनी में रोजगार में होना चाहिए, नौकरी में होना चाहिए। अगर वो नौकरी छोड़ देते हैं या उनकी नौकरी चली जाती है अब लेकिन वो मेंबर बने हैं तो उनको मेंबरशिप में काउंट नहीं किया जाएगा। फिर कह रहा है प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर एनी सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी। हमने बताया कि भाई ये कंपनी किसी भी प्रकार का प्रोस्पेक्टस या इन्विटेशन पब्लिक को सिक्योरिटी खरीदने के लिए जारी नहीं कर सकती है। समझ में आई बात? ठीक है। अब आता है, ये पॉइंट हो चुका है, आप पढ़ लें। तो प्राइवेट कंपनी का ये हमने फीचर बता दिया जो कि यहां आसान ज्यादा है, आप इसे पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि आगे कौन सी कंपनी है। अगला आता पब्लिक कंपनी। कौन सी कंपनी बच्चा? पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं। तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिनके नाम के आगे लिमिटेड शब्द का यूज होता है। किसके नाम के आगे लिमिटेड शब्द का यूज होता है? इसमें बच्चा मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मिनिमम 7 मेंबर होते हैं। मैक्सिमम मेंबर की कोई लिमिट नहीं होती है, नो लिमिट होती है, जितना शेयर उतने मेंबर बन सकते हैं। इसके बाद तीसरा आता है, इस कंपनी में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता, नो रिस्ट्रिक्शंस, नो रिस्ट्रिक्शंस, नो रिस्ट्रिक्शंस। इस कंपनी में किसी प्रकार का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता है। शेयर ट्रांसफर करने पर नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, आप समझ लीजिए। अगला आता है कैन इशू प्रोस्पेक्टस। ये कंपनी आसानी से प्रोस्पेक्टस इशू कर सकती है क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। प्राइवेट कंपनी प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर सकती, हमने अभी बताया, बट पब्लिक कंपनी कर सकती है। इसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होने चाहिए। ऐसी कंपनी मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 15 होते हैं।
तो ये बेटा पब्लिक कंपनी। तो पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिनके नाम के आगे लिमिटेड लगा होता है, जिनमें शेयर होल्डर आसानी से बिना किसी डायरेक्टर के पूछे शेयर ट्रांसफर कर लेते हैं, किसी को भी दे सकते हैं, बेच सकते हैं। तीसरा आता है कि ऐसी कंपनी अपने प्रोस्पेक्टस को इशू करती है पब्लिक को, तभी पब्लिक शेयर खरीदती है क्योंकि ये पब्लिक कंपनी है। चौथा आता है कि इसमें मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम चाहे जितने मेंबर होंगे। पांचवा आता है कि ऐसी कंपनी में मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं और मैक्सिमम जो है 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है इस कंपनी के कुछ नॉर्मल फीचर। अब आइए हम सेक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। तो सेक्शन क्या कह रहा है? सेक्शन कह रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा, विजुअल हो रहा होगा, ठीक है। सेक्शन कहता है, सेक्शन 2 क्लॉज 71 कहता है ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। पहली बात तो पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। हैज अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज मे बी प्रेस्क्राइब। पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसमें मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल हो सकता है जो कंपनी लॉ ने बताया है। पहले तो 5 लाख बताया था, अब आप अपनी पब्लिक कंपनी 2 लाख, 3 लाख, 1.5 लाख, 2.5 लाख किसी से भी खोल सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी वो होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, जिनमें कुछ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल्स होते हैं। साथ ही साथ आता है हैज 7 और मोर मेंबर एज रिक्वायर्ड टू फॉर्म द कंपनी, जिसमें मैंने कहा मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट ही नहीं है। पब्लिक कंपनी के बारे में कुछ और बातें हम बता देते हैं। Provided that a company which is a subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be public company for the purpose of this act। कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है और ये पब्लिक कंपनी है। मान लेते हैं प्राइवेट कंपनी एक पब्लिक कंपनी है। अब इस पब्लिक कंपनी ने, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल मेंबर होती है, कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन होती है लॉ की नजर में, तो ये भी किसी भी कंपनी के शेयर को खरीद सकती है अपने नाम से। ठीक है, मान लेते हैं इस पब्लिक कंपनी ने इस प्राइवेट कंपनी में मोर देन 50% शेयर खरीद लिया। मतलब जैसे इस कंपनी में 100 शेयर हैं तो इस पब्लिक कंपनी ने क्या किया, इस कंपनी के 51 शेयर खरीद लिए। अब ये प्राइवेट कंपनी क्या बन गई? सब्सिडियरी कंपनी बन गई। किसकी? पब्लिक कंपनी की। और पब्लिक कंपनी कौन सी? होल्डिंग कंपनी बन गई। अब कोई भी प्राइवेट कंपनी है जो कि पब्लिक कंपनी की अगर सब्सिडियरी है बच्चों, तो सेक्शन कहता है कि वो भी पब्लिक ही मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? पब्लिक। मान लीजिए मैं पब्लिक कंपनी हूं, मैंने किसी प्राइवेट कंपनी के ज्यादा मेजॉरिटी में शेयर खरीद लिए, तो वो अब मेरी सब्सिडियरी है, लेकिन अब वो भी पब्लिक मानी जाएगी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग। काम प्राइवेट करेगी लेकिन लॉ की नजर में वो पब्लिक मानी जाएगी क्योंकि वो मेरी सब्सिडियरी है। समझ में आएगा? तो वही कह रहा है, provided that a company which is a subsidiary of company not being a private company shall be deemed to be public company। कोई भी ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है उसे प्राइवेट कंपनी नहीं माना जाएगा, पब्लिक कंपनी माना जाएगा। समझ में आई बात? For the purpose of this act, even where such subsidiary company continue to be a private company in its article। वही बताया कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है अगर वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी है तो उसे प्राइवेट नहीं माना जाएगा, उसे पब्लिक माना जाएगा। हाँ, भले वो प्राइवेट कंपनी के रूप में काम कर रही है लेकिन वो मानी पब्लिक जाएगी। समझ में आई बात? फिर कह रहा है द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2015, कंपनीज में अमेंड किया गया था 2015 में। हैज ओमिटेड, इसने क्या डिलीट कर दिया, ऑफ 5 लाख रुपीज। बेटा क्या कह रहा है कि मैंने कहा पहले कोई पब्लिक कंपनी ओपन करना होता था तो 5 लाख रुपया होना चाहिए था, प्राइवेट कंपनी ओपन करना होता था तो 1 लाख रुपया होना चाहिए था। बट हमारे भारत में पार्लियामेंट ने 2015 में कानून पास किया कि अब 5 लाख रुपए की जरूरत नहीं है पब्लिक कंपनी खोलने के लिए। अब आपके पास जो भी मिनिमम पेड अप कैपिटल आप ओपन कर सकते हैं। तो पब्लिक कंपनी समझ में आया? ऐसी कंपनी जिसके नाम के आगे लिमिटेड लिखा होता है, जिसमें मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं होती, जिसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होता शेयर ट्रांसफर करने पर, जिसमें प्रोस्पेक्टस इशू कर सकते हैं आप, बिना प्रोस्पेक्टस इशू किए पब्लिक शेयर ही नहीं खरीदेगी, जिसमें मिनिमम 3 डायरेक्टर होते हैं, मैक्सिमम 15 होते हैं, जिसमें अगर कोई प्राइवेट कंपनी सब्सिडियरी है तो वो भी पब्लिक मानी जाएगी, भले वो प्राइवेट कंपनी का काम कर रही है उससे मतलब नहीं है। और 5 लाख रुपए वाली जो रिक्वायरमेंट है सेक्शन 2015 अमेंडमेंट एक्ट में खत्म कर दिया गया। तो कुल मिला के ये पब्लिक कंपनी होती है। क्लियर? आइए आगे देखते हैं। अब आता है 1% कंपनी। कौन सी कंपनी बेटा? 1% कंपनी। तो 1% कंपनी के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। 1% कंपनी ओपीसी 1% कंपनी में एक मेंबर होता है, ना इससे ज्यादा हो सकते हैं ना इससे कम हो सकते हैं, एक ही मेंबर होता है। ये नहीं कि एक मेंबर मिनिमम 100 मेंबर मैक्सिमम, नहीं बेटा,
एक व्यक्ति की कंपनी, इसका नाम ही वन पर्सन कंपनी, एक पर्सन कंपनी, तो एक ही मेंबर होगा, इसमें इससे ज्यादा कम नहीं होगा। लेकिन हाँ, इसमें मिनिमम जो डायरेक्टर की संख्या हो सकती है वो 1 हो सकती है और मैक्सिमम बेटा 15 हो सकती है। इसमें डायरेक्टर संख्या 1 से ज्यादा हो सकती है लेकिन मेंबर 1 ही होगा, मतलब शेयर होल्डर 1 ही होगा। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, हम अगर मान लो कोई ओपीसी बनाते हैं, कोई वन पर्सन कंपनी ओपन करता है, मान लो हमने कोई वन पर्सन कंपनी बनाया, अब मैं उसका मेंबर हूं, ठीक है, अब मैं उसका मेंबर हूं, तो मेरी लाइफ का तो कोई भरोसा नहीं है कि मैं कब चला जाऊं, क्योंकि ऐसी कंपनी में एक ही मेंबर होता है। तो ऐसे केस में मुझे एक नॉमिनी भी पीछे रखना पड़ेगा कि मेरे ना रहने पर मेरा ये भाई या मेरा बेटा इस कंपनी का नॉमिनी है, वो अब मेंबर बनेगा। जैसे मेरे ना रहने पे वो मेंबर बनेगा, उसके आने पे उसे भी नॉमिनी रखना पड़ेगा, क्योंकि एक ही तो मेंबर है। तो जैसे लोग आएंगे वो अपना नॉमिनी पीछे रखते जाएंगे। तो वन पर्सन कंपनी में नॉमिनी भी रखना पड़ता है, क्योंकि एक ही मेंबर है, लाइफ का कोई भरोसा नहीं, वो चला जाएगा तो अगला व्यक्ति उसका मेंबर बनेगा। लेकिन नॉमिनी बनाने के पहले रिटन कंसेंट, लिखित में सहमति लेना पड़ेगा कि हाँ ये व्यक्ति मेरा नॉमिनी बनना चाहता। मैं लिख दिया मिस्टर शाहरुख खान हमारे नॉमिनी है, तो ऐसा नहीं माना जाएगा जब तक कि मिस्टर शाहरुख खान रिटन कंसेंट ना दे दे कि हाँ मिस्टर हिमांशु की कंपनी के जो है नॉमिनी बनना चाहता है। तो नॉमिनी ऐसी कंपनी में रखा जाएगा क्योंकि एक व्यक्ति की कंपनी, और व्यक्ति मर गया, पागल हो गया, बीमार हो गया, तो ऐसे केस में दूसरा व्यक्ति जो उसका मेंबर बन जाएगा, जो नॉमिनी है। जैसे वो मेंबर बनेगा उसको भी नॉमिनी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये होता वन पर्सन कंपनी। तो आइए देखते हैं, वन पर्सन कंपनी कुछ नहीं होती, एक प्राइवेट कंपनी ही होती है, प्राइवेट कंपनी ही है, लेकिन इसमें मेंबर 1 होते हैं। और ये कंपनी, प्राइवेट कंपनी के सारे नियम कानून इस पर अप्लाई होते हैं, लेकिन मेंबर 1 होंगे, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं फटाफट, क्या है, कुछ नहीं है। क्या कह रहा है, वन पर्सन कंपनी क्या है, सोल प्रोपराइटर प्लस कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस, मतलब ये सोल प्रोपराइटर और कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस को मिला के बनी हुई है। हम अकेले बिजनेस कर रहे थे, हमारा बिजनेस मान लो प्रयागराज में कहीं पर चल रहा था, हमने सोचा कि क्यों ना हम कंपनी बना लें। हमने किसी से पूछा भाई कंपनी बनाएंगे तो हम किसी को और मेंबर नहीं बनाना चाहते हैं, तो कंपनी वालों ने कहा ठीक है भाई हम ऐसा नियम ला देते, तुम अकेले भी मेंबर बन के कंपनी बना लो। पहले क्या था, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए प्राइवेट कंपनी में और पब्लिक में मिनिमम 7। अब लॉ ने कहा है प्राइवेट कंपनी एक और मैं बना दे रहा हूं जिसका नाम पड़ेगा वन पर्सन कंपनी। अब अकेले भी व्यक्ति चाहे तो मेंबर बन सकता। तो सोल प्रोपराइटर अकेले व्यवसाय कोई कर रहा है, वो अपना बिजनेस कंपनी में बदल सकता है वन पर्सन के रूप में। तो ये कह रहा है कि सोल प्रोपराइटर प्लस कंपनी के रूप में आप कर सकते हैं अपना बिजनेस। अगर आप नहीं भी सोल प्रोपराइटर है पहले से, आप चाहे तो वन पर्सन कंपनी खोल सकते हैं, अकेले मेंबर बन के अपनी कंपनी चला सकते हैं, जरूरी कि आप सोल प्रोपराइटर रहे हो तभी खोलें, ठीक है। फिर आता है दिस हाइब्रिड हैज बीन प्रोवाइडेड विद कंसेशनल रिक्वायरमेंट अंडर कॉर्पोरेट लॉ। बेटा ऐसी कंपनी में कई प्रकार के राहत और कंसेशंस दिए गए गवर्नमेंट की तरफ से। आप अकेले अगर मेंबर बन के बिजनेस कर रहे हैं, कंपनी चला रहे हैं, तो आपको कॉर्पोरेट लॉ में कई प्रकार के गवर्नमेंट ने रिलीफ दे रखा है दूसरी कंपनियों की तुलना में। भाई आपको आसानी रहेगी, आपके ऊपर टैक्स वगैरह बर्डन कम रहेगा, तमाम चीजें। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 68 रियल यहीं से है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, वन पर्सन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच हैज ओनली वन पर्सन एज अ मेंबर। वन पर्सन कंपनी का मतलब होता है ऐसी कंपनी जिसमें एक व्यक्ति मेंबर है। अ कंपनी फॉर्म्ड अंडर वन पर्सन कंपनी में बी आइदर अ कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। क्या कह रहा है, कोई भी ऐसी कंपनी जो वन पर्सन कंपनी के रूप में बनाई गई है, उसमें शेयर मेंबर की लायबिलिटी लिमिटेड होगी शेयर के द्वारा, या लिमिटेड होगी गारंटी के द्वारा, या अनलिमिटेड लायबिलिटी होगी। तो ये क्या है सर, अभी इसे मैं जस्ट बताऊंगा थोड़ी देर बाद। तो पहले आप ये समझें, कोई भी ऐसी कंपनी जो वन पर्सन है उसमें एक मेंबर होगा। अब एक मेंबर वाली कंपनी की जो लायबिलिटी होगी वह या तो लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, या तो लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या तो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है। ये क्या है अभी जस्ट आगे बताऊंगा, पहले आप सिर्फ सुनते चले, समझते चले, लिखते चले। फिर अब वन पर्सन कंपनी के अंदर आपको समझ में आ गया कि ये सोल प्रोपराइटर प्लस कंपनी का एक मिक्सचर है, हाइब्रिड है। और कंपनी का सेक्शन 2 क्लॉज 68 कहता है कि ऐसी कंपनी जिसमें एक मेंबर ही एक ही पर्सन मेंबर होगा, और ऐसी कंपनी में जो है जो लायबिलिटी होगी या तो लिमिटेड बाय शेयर हो सकती है, लिमिटेड बाय गारंटी हो सकती है, या तो अनलिमिटेड लायबिलिटी वाली कंपनी हो सकती है। तो अब आप लोग इसे ध्यान दें कि ये होता क्या, आगे पढ़ूंगा, पहले आप इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ लें, फीचर्स पढ़ लें, वन पर्सन कंपनी की विशेषताएं पढ़ लें। तो वन पर्सन कंपनी में एक ही शेयर होल्डर होगा, एक ही मेंबर होगा। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, लेकिन उसे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए और रेसिडेंट होना चाहिए। फिर कह रहा है नॉमिनी फॉर द शेयर होल्डर, जैसे कोई व्यक्ति
उस कंपनी का मेंबर बनेगा, उसे अपना एक नॉमिनी रखना पड़ेगा ताकि उसके मरने के बाद वो व्यक्ति उस कंपनी का मेंबर बन जाए, क्योंकि एक ही व्यक्ति मेंबर बनेगा, इसके अलावा कोई नहीं, तो ऑप्शन ही नहीं कोई और, तो इसलिए बैकअप में नॉमिनी रखना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी जब बनाएगी तो पीछे नॉमिनी का फॉर्म भर दिया जाएगा, भाई ये मेरे नॉमिनी रहेंगे। उसके बाद डायरेक्टर, इसमें डायरेक्टर मिनिमम 1 हो सकते हैं और मैक्सिमम बेटा 15 हो सकते हैं। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 हमने बताया था। और अगर मान लो उसने किसी को डायरेक्टर नहीं रखा मेंबर ने, तो जब तक नया डायरेक्टर नहीं आ जाता तब तक वो जो एक मेंबर है वो भी खुद डायरेक्टर के रूप में काम कर सकता है। फिर डायरेक्टर्स मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं, मैंने बताया, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ऐसी कंपनी जो एक मेंबर से चल रही है, जिसमें मिनिमम 1 डायरेक्टर हो सकते हैं, मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, जो प्राइवेट कंपनी का पार्ट है, पूरे नियम कानून प्राइवेट वाले कंपनी वाले इस पे अप्लाई होंगे, वो 1% कंपनी बन जाएगी, ठीक है। अगला आता है गवर्नमेंट कंपनी किसे कहते हैं। तो गवर्नमेंट कंपनी के बारे में समझ लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट कंपनी क्या होती है। मान लीजिए कंपनी है, कोई भी कंपनी है, ये कोई कंपनी है, मान लेते हैं ये कोई पब्लिक कंपनी है, इसमें हमारे जो भारत सरकार है, चाहे तो स्टेट गवर्नमेंट ने, चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने, चाहे तो 2 स्टेट गवर्नमेंट ने, मिल करके शेयर खरीदा है। या तो किसी अकेले स्टेट गवर्नमेंट ने खरीद लिया होगा, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों मिल करके लिए होंगे, या 2 स्टेट गवर्नमेंट या 2 से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट मिल करके इस कंपनी के एटलीस्ट 51% शेयर खरीदे होंगे। तो ये जो पब्लिक कंपनी बेटा, ये गवर्नमेंट बन जाएगी। क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। अगर किसी भी कंपनी में गवर्नमेंट ने, सिंपल समझो, 51% से ज्यादा शेयर खरीदा होगा तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी मान ली जाएगी। अब यहां सेक्शन में पढ़ते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 45 कहता है, क्या कहता है? ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, अ गवर्नमेंट कंपनी मींस एनी कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51%, मतलब जिसमें कम से कम 51% से कम नहीं होना चाहिए, कम से कम 51%, 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल, मतलब शेयर कैपिटल का इज हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ले लिया होगा, और बाय एनी स्टेट गवर्नमेंट, या तो किसी स्टेट गवर्नमेंट ने लिया होगा, और गवर्नमेंट्स या तो और किसी दूसरी सरकारों ने लिया होगा, और पार्टली बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, या थोड़ा सा उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया होगा, एंड पार्टली बाय 1 और मोर स्टेट गवर्नमेंट, या उसमें एक या एक से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने मिल करके लिया होगा, तो ऐसी कंपनी को हम गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। तो सिंपल समझो, कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें कम से कम 51%, 51%, एटलीस्ट 51% शेयर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया होगा, या सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर लिया होगा, या एक स्टेट गवर्नमेंट ने लिया होगा, या स्टेट गवर्नमेंट 2 या 2 से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट ने मिलकर के शेयर खरीदे होंगे 51% से ज्यादा, या उतना कम से कम 51%, तो वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी, ठीक है। फिर एंड इंक्लूड अ कंपनी विच इज अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ सच अ गवर्नमेंट कंपनी, क्या कह रहा है? कोई भी ऐसी कंपनी, मान लेते हैं ये कंपनी है XYZ लिमिटेड, XYZ लिमिटेड, इसमें गवर्नमेंट ने 51% शेयर खरीद लिए हैं, और इस कंपनी ने मान लेते हैं ABC लिमिटेड में XYZ लिमिटेड, जिसमें 51% शेयर गवर्नमेंट ने खरीदे हैं, और इस कंपनी को अपना सब्सिडरी बना लिया था। ये कंपनी इसको पहले से सब्सिडरी बनाई है, अब ये भी कंपनी गवर्नमेंट मान ली जाएगी। क्या मान ली जाएगी? गवर्नमेंट। जैसे याद है प्राइवेट कंपनी पब्लिक की सब्सिडरी थी तो पब्लिक बन गई, वैसे अगर कोई कंपनी इस गवर्नमेंट कंपनी की भी सब्सिडरी होगी तो वो गवर्नमेंट मान ली जाएगी। सिंपल है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं स्मॉल कंपनी किसे कहते हैं बेटा। अब हम लोग पढ़ेंगे स्मॉल कंपनी क्या होता है, बहुत प्यारा टॉपिक है। स्मॉल कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि स्मॉल कंपनी कौन सी है। तो स्मॉल कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी ही होती है। स्मॉल कंपनी भी एक प्राइवेट कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी है, कुछ और नहीं है, बशर्ते इसमें पेड अप शेयर कैपिटल
और टर्नओवर पर डिसाइड कर लिया जाता है कि अगर किसी कंपनी का इतना टर्नओवर होगा या इतना पेड अप शेयर कैपिटल होगा तो ये कंपनी स्मॉल मानी जाएगी। है तो प्राइवेट बट छोटी प्राइवेट कंपनी है, समझ में आएगा, प्राइवेट है बट छोटी प्राइवेट कंपनी है। किस आधार पर तय किया गया, पेड अप शेयर कैपिटल या फिर प्रॉफिट वगैरह के बेस पर तय कर लिया गया, टर्नओवर के बेस पे, ये स्मॉल कंपनी है तो प्राइवेट, कंफ्यूज मत होना। स्मॉल कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 85 कहता है ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। स्मॉल कंपनी मींस अ कंपनी अदर देन अ पब्लिक कंपनी, ऐसी कंपनी जो पब्लिक कंपनी नहीं है, मतलब प्राइवेट है, जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल विच डज नॉट एक्सीड ₹50 लाख, जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और सच हायर अमाउंट एज मे बी प्रेस्क्राइब which shall not be more than 5 करोड़। और अब यहां तक देखो, ये दूसरा पॉइंट आ गया, क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है, इसको ध्यान सुनिए। ये कह रहा है स्मॉल कंपनी के बारे में, क्या कह रहा है कि ऐसी कंपनी जिसमें जो पेड अप शेयर कैपिटल है, जिसमें जो पेड अप शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है, वो 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। कितने से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 50 लाख से। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती कि इस 50 लाख की लिमिट को थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए तो गवर्नमेंट 5 करोड़ से ज्यादा इस लिमिट को नहीं बढ़ा सकती है। तो कुल मिला के कोई भी ऐसी कंपनी जो स्मॉल कंपनी है, वो पेड अप शेयर कैपिटल अगर उसका 50 लाख है और गवर्नमेंट चाहती कि इस कैपिटल को बढ़ा दिया जाए तो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकती है। दूसरा कंडीशन, टर्नओवर। अगर कोई कंपनी और अगर ये क्राइटेरिया पूरा नहीं होता है, इसमें कंपनी आ जाती है, मान लेते उस कंपनी का टर्नओवर जो है, टर्नओवर 2 करोड़ है, अगर उस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ है, उस कंपनी का टर्नओवर 2 करोड़ है और गवर्नमेंट चाहती कि इस लिमिट को थोड़ा बढ़ाया जाए, तो गवर्नमेंट 20 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकती है। तो क्या कह रहा है, ऐसी कंपनी जिसमें टर्नओवर 2 करोड़ है लेकिन गवर्नमेंट चाहती कोई और अमाउंट प्रेस्क्राइब कर दिया जाए, तो 20 करोड़ से ज्यादा गवर्नमेंट निर्धारित नहीं कर सकती है, ऐसी कंपनी को हम स्मॉल कंपनी कहते हैं। तो बहुत कंफ्यूजन नहीं है, सिंपल समझो। कोई ऐसी कंपनी जिसमें पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख है और टर्नओवर 2 करोड़ है, इतना समझ में आया। अब गवर्नमेंट चाहती कि लिमिट को बढ़ा दिया जाए थोड़ा सा, यार अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि मॉडर्न जमाना आ रहा है, कंपनियां कमा रही हैं, तो गवर्नमेंट टर्नओवर को जो है, मतलब पेड अप शेयर कैपिटल को 5 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकती और टर्नओवर को बढ़ा के 20 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकती है। तो ऐसी कैटेगरी में ये कंपनी स्मॉल मान ली जाएगी। पहले तो बेस क्या है, 50 लाख 2 करोड़। अगर गवर्नमेंट अब चाहती थोड़ा सा अमाउंट और बढ़ा दिया जाए तो इधर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती, इधर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती, वो एक अलग कंडीशन है, वो गवर्नमेंट बाद में देखेगी। लेकिन अभी क्या है, अभी फिलहाल 50 लाख है, 2 करोड़ है। लेकिन अगर गवर्नमेंट चाहती कि लिमिट को बढ़ा दिया जाए तो गवर्नमेंट इधर 5 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती, उधर 20 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती। तो ऐसे लिमिट वाली कंपनियां को हम जो है स्मॉल कंपनी का नाम देते हैं। सारी बात वही होगी, मिनिमम 2 मेंबर होंगे, रिस्ट्रिक्शंस नहीं, रिस्ट्रिक्शंस होगा ट्रांसफर करने पर शेयर पे, प्रोस्पेक्टस नहीं इशू कर सकती क्योंकि प्राइवेट कंपनी है। तो स्मॉल कंपनी में टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल के बेस पे निर्धारित किया जाता है। तो कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें 50 लाख रुपए का जो है पेड अप शेयर कैपिटल है और गवर्नमेंट चाहती इस लिमिट को बढ़ाना तो 5 करोड़ से ज्यादा नहीं बढ़ा सकती है, टर्नओवर 2 करोड़ है, गवर्नमेंट चाहती लिमिट को बढ़ाना तो 20 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकती है, तो उसे को हम स्मॉल कंपनी कहते हैं, स्मॉल कंपनी कहते हैं। फिर कह रहा है प्रोवाइडेड दैट नथिंग इन दिस क्लॉज शैल अप्लाई टू, और ये जो पूरा रूल आपने पढ़ा, अभी ये पूरा रूल आपने जो पढ़ा, ये इन कंपनियों पर लागू नहीं होता है। कौन सी कंपनियों पर लागू नहीं होता है, कोई भी कंपनी जो होल्डिंग है या सब्सिडरी है, ठीक है, उस पर लागू नहीं होगा। होल्डिंग सब्सिडरी कौन है मैं आगे बताऊंगा, वैसे बता चुका हूं, अभी मैं बताऊंगा। अ कंपनी रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 8, मतलब कोई कंपनी जो चैरिटी डोनेशन पर्पस से बनी, उस पर यह लॉ अप्लाई नहीं होता है। अ कंपनी और बॉडी कॉर्पोरेट गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, अगर कोई कंपनी या बॉडी कॉर्पोरेट जो स्पेशल एक्ट पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया, जैसे LIC है, RBI है, उस पर यह लॉ अप्लाई नहीं होता है। फिर कह रहा है एडवांटेज एंजॉय बाय स्मॉल कंपनी, स्मॉल कंपनी के पास कौन कौन से लाभ होते हैं, क्या क्या लाभ हैं, कौन कौन से एडवांटेज होते हैं इनके पास। 2 बोर्ड मीटिंग, ऐसी कंपनी को साल भर में 2 बोर्ड मीटिंग करानी है इंस्टेड ऑफ 4, मतलब दूसरी कंपनियों को 4 बोर्ड मीटिंग करानी पड़ती है, डायरेक्टर की मीटिंग 4 होनी चाहिए, लेकिन स्मॉल कंपनी 2 मीटिंग करा सकती है, उससे ज्यादा नहीं। और हर मीटिंग के गैप के बीच में 90 दिन होगा, मतलब कितने दिन का गैप होना चाहिए, 90 दिन का, 2 मीटिंग गैप में 90 दिन, ठीक है। चलिए 1 मिनट,
कह रहा है कि 2 बोर्ड मीटिंग, मतलब ये कंपनी 2 बोर्ड मीटिंग करा सकती है, जबकि दूसरी कंपनियां 4 बोर्ड मीटिंग कराती विद गैप एट मोस्ट 90 डेज। अब वहां पे थोड़ा सा अलग बता दिया, मतलब क्या है कि जो दूसरी कंपनियां, जो नॉर्मल प्राइवेट कंपनियां हैं, पब्लिक कंपनियां हैं, उनको लिमिट है 4 बोर्ड मीटिंग वो कराएं साल भर में, और हर बोर्ड मीटिंग के बीच में 90 दिन का गैप होना चाहिए। लेकिन ये रूल जो है इस स्मॉल कंपनी पर लागू नहीं होता है। स्मॉल कंपनी 2 बोर्ड मीटिंग करा सकती है, उसकी मर्जी, उसके ऊपर वो करा सकती है, 3, 4, 5, 10 जो भी कराए, लेकिन अगर वो नहीं कराना चाहती तो उसको 2 बोर्ड मीटिंग कम से कम करवाना होगा, उससे ज्यादा नहीं करवाना होगा। जबकि दूसरी कंपनी अगर नहीं करवाना चाहती तब भी उनको 4 तो कराना ही कराना पड़ेगा 90 डेज के गैप पे। तो यहां पर गैप 120 दिन का हो जाएगा। कितने दिन का हो जाएगा बेटा? 120 दिन का गैप हो जाएगा। जब मैं बोर्ड मीटिंग पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा डायरेक्टर चैप्टर में। तो अभी आप इतना समझिए कि कोई भी स्मॉल कंपनी, उसको 2 बोर्ड मीटिंग करानी है, 4 बोर्ड मीटिंग 90 दिन के गैप के साथ वाला रूल अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। फिर नॉट रिक्वायर्ड टू गिव कैश फ्लो स्टेटमेंट, मतलब स्मॉल कंपनी को कैश फ्लो स्टेटमेंट बना करके देने की जरूरत आरओसी को नहीं पड़ेगी। आरओसी कौन? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जो कंपनी को रजिस्टर करता है। तो कुल मिलाकर के आपने समझ लिया कि स्मॉल कंपनी वो कंपनी होती है जो प्राइवेट होती है, जो पब्लिक नहीं होती है। प्राइवेट के सारे रूल अप्लाई होंगे, मिनिमम 2 मेंबर, मैक्सिमम 200, रिस्ट्रिक्शंस ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, प्रोस्पेक्टस पर रिस्ट्रिक्शंस है, तमाम चीजें। लेकिन इसमें 2 बातें और हैं कि टर्नओवर और पेड अप शेयर कैपिटल। पेड अप शेयर कैपिटल 50 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और गवर्नमेंट अगर चाहे तो लिमिट को बढ़ा करके 5 करोड़ तक कर सकती है, उसके ऊपर नहीं कर सकती है। और टर्नओवर 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट चाहे तो 20 करोड़ से बढ़ा के टर्नओवर की लिमिट कर सकती है, उसके ऊपर नहीं कर सकती है। और दूसरी बात, इस कंपनी के एडवांटेज क्या है कि भाई इस कंपनी में जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट देना जरूरी नहीं है। और दूसरी बात, इस कंपनी को 2 बोर्ड मीटिंग करानी जरूरी है, मतलब करानी है, 4 बोर्ड मीटिंग विद 90 डेज गैप वाला अनिवार्य नहीं है। ठीक है। और नॉर्मल प्राइवेट कंपनी में 4 बोर्ड मीटिंग अप्लाई होता है, स्मॉल कंपनी छोड़ दें, दूसरी कंपनियों में अप्लाई होता है। और ये रूल होल्डिंग एंड सब्सिडरी, सेक्शन 8 वाली कंपनी और पार्लियामेंट वगैरह स्पेशल एक्ट से बनाई गई कंपनियों पर अप्लाई नहीं होता है। ठीक है। तो चलिए इसको आप लिख लीजिए, आगे देखते हैं। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, बेटा ये चीज आप समझ लीजिए, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स क्या होता है? ऐसी कंपनी अभी हमने बताया था ना, ओपीसी में लिमिटेड बाय शेयर, लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड लायबिलिटी क्या है, तो ये यहां आ जाएगा। ऐसी कंपनी बेटा जिसमें जो है, ऐसी मान लो एक कंपनी है, इसमें हम मिस्टर हिमांशु 100 शेयर खरीदते हैं, और हमारे एक शेयर की कीमत होती है 10 रुपया। तो इस हिसाब से हमारे शेयर की वैल्यू हो गई 1000, टोटल वैल्यू कितनी हो गई? 1000, और हमने कंपनी में चुका दिया है 500 रुपया। तो हमारी जो अब अनपेड बैलेंस कितना बचा है? 500 रुपया। तो मतलब हमारी जो लिमिट है वो शेयर से डिसाइड है। मतलब ऐसी कंपनी जिसमें जितना अनपेड बैलेंस है उतनी ही हमारी लायबिलिटी हो, उससे ज्यादा नहीं हो, ऐसी कंपनी को कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर्स। मतलब जितने का आपने शेयर खरीदा उतनी ही आपकी लायबिलिटी है, जितना बच गया उतनी ही आपकी लायबिलिटी, उससे ऊपर आपकी कोई लायबिलिटी नहीं होगी कंपनी में। तो ऐसी कंपनी को कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। ठीक है। सेक्शन 2 क्लॉज 22 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 डिफाइन दैट when the liability of the members of a company is limited by its memorandum of association to the amount unpaid on the shares held by them, it is known as a company limited by shares। तो सेक्शन 2 क्लॉज 22 कहता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, अगर किसी कंपनी का ये बताता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है कंपनी में, उसमें 6 क्लॉज होते हैं, उसका डॉक्यूमेंट में चर्चा करूंगा मैं। क्या कह रहा बेटा कि कोई भी ऐसी कंपनी जिसमें जो है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जिसके ये लिखा हो कि अगर मेंबर जितना शेयर खरीद रहा है उतनी ही और जितना पैसा उसने नहीं चुकाया शेयर पर, वही उसकी लायबिलिटी होगी। इस लायबिलिटी को हम कहते हैं लिमिटेड बाय शेयर वाली लायबिलिटी। It thus implies that for meeting the debt of the company, the shareholder may be called upon to contribute only to the extent of the amount which remain unpaid on his or her shareholding। अगर मान लीजिए हमने 1000 शेयर लिया था, 500 शेयर बेटा हमारे, मतलब 500 शेयर मतलब 1000 का शेयर लिया था, 500 रुपया दे दिया, 500 हमारा बचा हुआ, तो हमारा अनपेड कितना है? 500। अब अगर कंपनी में कोई मीटिंग होती है तो मुझे कंट्रीब्यूट करने के लिए उतना ही पैसा मांगा जाएगा जितना मेरा अनपेड है, उससे ज्यादा नहीं। तो यही तो लिमिटेड बाय शेयर है, मतलब 500 रुपया से मुझसे ज्यादा कोई ले नहीं सकता है।
तो कंपनी की मीटिंग में मान लीजिए कंपनी कभी बंद हो रही है, मुझे बुलाया गया, तो 500 से ज्यादा शेयर मुझसे मांगा नहीं जा सकता, 500 से ज्यादा पैसा, क्योंकि मेरा अनपेड जितना होगा उतना ही मुझे देना, तभी तो कंपनी लिमिटेड बाई शेयर होगी, वरना अनलिमिटेड बन जाएगी ना। फिर शेयर होल्डर्स सेपरेट प्रॉपर्टी कैन नॉट बी इनकॉम्पोज टू मीट द कंपनीज डेब्ट। कहने का मतलब क्या है, ऐसी कंपनी में शेयर होल्डर की जो प्रॉपर्टी होती है, उनकी जमीन, उनकी जायदाद कंपनी के कर्जे को चुकाने के लिए नहीं बेची जा सकती है। मान लीजिए कोई कंपनी है, मैंने उसमें कंपनी में 5 करोड़ का शेयर लिया हुआ है, अब मैंने 3 करोड़ चुका दिया, मेरी लायबिलिटी 2 करोड़ बची, तो लिमिटेड बाई शेयर मुझे पता है मुझे 2 करोड़ देना। अब ऐसे केस में मेरी प्रॉपर्टी, मेरे घर, मेरे मकान को जो है बेच करके मेरा इस कर्जे को नहीं चुकाया जा सकता है। लॉ ये कह रहा है मेरी लायबिलिटी जितनी उतनी ही मांगी जा सकती है, उससे एक्स्ट्रा नहीं कि चलो 2 करोड़ बची हुई तब तो 10 करोड़ चुकाओ, ऐसा नहीं, अनलिमिटेड नहीं हो सकती, लिमिटेड ही रहेगी। जितना मेरे लॉ में लिखा हुआ है, जितना मैंने शेयर खरीदा, जितना नहीं चुकाया उतना ही मुझसे मांगा जाएगा, उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं, ठीक है। अगला था कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। देखो बेटा इसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी क्या होती है, मान लीजिए कोई कंपनी है, मुझे इसमें मेंबर बनना है, तो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ये बात लिखी होगी। 6 क्लॉज होते हैं, नेम क्लॉज, नेम क्लॉज होता है, रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज होता है, ऑब्जेक्ट क्लॉज होता है, लाइबिलिटी क्लॉज होता है। उसके बाद आता बेटा आपका जो है नेम, रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑब्जेक्ट और फिर लाइबिलिटी, फिर सब्सक्रिप्शन क्लॉज। इसके बाद आपका आता है जो है सिग्नेचरी क्लॉज। कई क्लॉज होते हैं, तो 6 क्लॉज होते हैं। मान लीजिए इस कंपनी की लाइबिलिटी क्लॉज में ये बात लिखी गई है कि भाई अगर इस कंपनी में किसी को मेंबर बनना है, क्या मेंबर बनना है, अगर किसी को मेंबर बनना है तो उसे गारंटी लेनी पड़ेगी। किस चीज की गारंटी, जितना यहां पर लिखा होगा 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया, 4 लाख रुपया, जितना लिमिट लिखा होगा उतना मुझे गारंटी लेनी पड़ेगी कि जब कंपनी मांगेगी तो मैं चुकाऊंगा, मुझे मेंबर बना लिया जाए। तो अगर कोई कंपनी, मैंने गारंटी ले रखी है कि मैं कंपनी के मांगने पर पूरा पैसा दूंगा, मुझे मेंबर बनाया जाए, मैं मेंबर बन गया हूं तो उतनी गारंटी का पैसा मुझसे मांगा जाएगा। लेकिन याद रहे ये पैसा कंपनी जो है बीच में नहीं मांगती, जब कंपनी कभी बंद होने वाली होती है तभी मांगा जाता है, ताकि दूसरे जिनसे लोन वगैरह लिया गया उनका पैसा चुकाया जा सके। तो जो भी इस कंपनी का मेंबर बनेगा उसको मेमोरेंडम के अकॉर्डिंग गारंटी लेनी पड़ती कि जितना मैंने गारंटी लिया 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख मेंबर बनने के लिए, उतना कंपनी बंद होते टाइम मुझसे मांगा जाएगा तो मैं चुकाऊंगा। तो कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अच्छा, शेयर वाले में क्या था, जितने का मैंने शेयर लिया है उसमें जितना बच गया उतना मुझसे मांगा जाएगा, मैं चुकाऊंगा, उसके ऊपर नहीं। यहां पर जितना गारंटी लिया है, जितना कंपनी जब बंद होगी मांगेगी तो मैं चुकाऊंगा। समझ में आई बात। Section 2 Clause 21 of the Companies Act 2013 define it as the company having the liability of its member limited by the memorandum of association to such amount as the members may respectively undertake to contribute to the assets of the company in the event of its being wound up। मतलब ऐसी कंपनी जिसमें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जो भी अमाउंट लिखा गया है, मेंबर बनते टाइम उस अमाउंट को मैंने अंडरटेक किया था कि जी ये पैसा जब भी आप मांगोगे मैं गारंटी देता हूं, मैं चुकाऊंगा, तो ऐसी कंपनी को लिमिटेड बाय गारंटी कहते हैं। फिर thus the liability of the members of guarantee company is limited up to a stipulated sum mentioned in the memorandum। कंपनी के मेमोरेंडम में जितना पैसा लिखा होगा उतना ही उसकी गारंटी होती है, उससे ऊपर गारंटी नहीं हो सकती है। 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख जितना लिखा होगा उतने मुझे चुकाना, उसके ऊपर नहीं। Members cannot be called upon to contribute beyond that stipulated sum। मतलब जितना रुपया मेमोरेंडम में लिखा उसके ऊपर मुझसे पैसा नहीं मांगा जा सकता है, ठीक है। स्टैच्यूटरी कंपनी, तो स्टैच्यूटरी कंपनी कौन सी होती है, ऐसी कंपनी होती है बेटा जो पार्लियामेंट द्वारा बनाई जाती है। किसके द्वारा बनाई जाती है, जो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाई जाती है, जो कंपनीज एक्ट जिस पर लागू नहीं होता, जिस पर कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल नहीं होता है, वो कंपनी स्टैच्यूटरी कंपनी होती है। वो स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट, स्पेशल लेजिस्लेचर द्वारा, स्पेशल लॉ द्वारा बनाई जाती है। जैसे आरबीआई है, एसबीआई है, एलआईसी है, आईएफसी है, यूटीआई है, एसएफसी है, ये सब बेटा स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बनाई गई, विशेष कानून द्वारा बनाई गई। इस पर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई नहीं होता। These are mostly enterprises of national importance
और आर कंसर्न विद पब्लिक यूटिलिटीज, एग्जांपल रेलवेज, गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। ज्यादातर बेटा ये जो एंटरप्राइजेस होती हैं ये राष्ट्र के लाभ के लिए बनाई जाती हैं और ये पब्लिक के फायदे से संबंध होती हैं, जैसे कि रेलवे, गैस, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, ये स्पेशल एक्ट द्वारा बनाई जाती है, इन पे कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता है, वो स्टैट्यूटरी कंपनीज कहलाती हैं। The provisions of the Companies Act 2013 does not apply to them unless the special act specifies such application। बेटा स्पेशल एक्ट जब तक नहीं कहता तब तक जो है कंपनीज एक्ट 2013 के कोई भी रूल अप्लाई नहीं होते हैं। फिर कह रहा है ठीक है, तो कुल मिला करके कह रहा है कि भाई देखो, जैसे कि हमारे देश में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाया गया, बैंकिंग कंपनीज एक्ट बनाया गया, तो यहां पर कुछ कंपनीज के रूल अप्लाई होते हैं, बट जब तक स्पेशल कंपनीज एक्ट नहीं कहता है, तब स्पेशल एक्ट नहीं कहता तब तक उस पर कंपनीज एक्ट के रूल अप्लाई नहीं होते। तो ऐसी कंपनी जो स्पेशल कानून द्वारा बनाई जाए, जैसे रेलवे के लिए LIC है, SBI है, RBI है, ये जो स्पेशल एक्ट द्वारा बनाई गई संस्थाएं हैं, इन पर कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई नहीं होता है, जब तक कि वो स्पेशल कानून भारत सरकार पार्लियामेंट में ये ना कहे कि यहां पर कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। ठीक है, तो कोई भी ऐसी कंपनी जो कंपनीज एक्ट 2013 द्वारा नहीं बनाई गई हैं, भारत के विशेष कानून द्वारा बनाई गई, विशेष अधिनियम द्वारा बनाई गई हैं, उन्हें हम कहते हैं स्टैट्यूटरी कंपनीज। ठीक है, आगे देखते हैं, छोटा छोटा टॉपिक समझ लेते हैं। होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? मैंने बताया था होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी के बारे में, तो चलिए समझ लेते हैं थोड़ा सा एग्जांपल क्लियर करके। होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी किसे कहते हैं? तो होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एक ही, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। मान लीजिए एक कंपनी है X और एक कंपनी है Y। X कंपनी ने Y कंपनी में या तो 50% से ज्यादा, मोर देन 50%, हम ऐसा कर लेते हैं, या तो ऐसे करते हैं, देखिए एक कंपनी है X और एक कंपनी है Y। X कंपनी ने Y कंपनी में आइदर जो शेयर कैपिटल है, पेड अप शेयर कैपिटल है, जो पेड अप शेयर कैपिटल है उसमें मोर देन 50%, मोर देन 50% शेयर, मोर देन 50% शेयर कैपिटल इसने खरीद रखे हैं, मतलब 100 में 51, 52, 53 कुछ भी इसने ले रखे हैं बेटा। अगर ये रूल अप्लाई नहीं होता है तो इस कंपनी में जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जितने भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो मेजॉरिटी में इस कंपनी के कंट्रोल में काम कर रहे हैं, तो ये कंपनी सब्सिडरी मानी जाएगी और ये होल्डिंग बन जाएगी। तो कुल मिलाकर के कोई भी ऐसी कंपनी जो दूसरी कंपनी के शेयर कैपिटल के या तो 50% से ज्यादा, मोर देन 50% या 50% से ज्यादा शेयर अपने कंट्रोल में रखती है, अगर ये कंडीशन नहीं पूरा हो रहा है, अगर ये हो रहा है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उस कंपनी के, दूसरी कंपनी के इसके कंट्रोल में काम कर रहे हैं, ज्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, मतलब 8 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में लोग हैं, तो 5 इसकी बातों को मान रहे हैं, इस कंपनी के लोगों की बात मान रहे हैं, तो बेटा ये कंपनी इसकी सब्सिडरी मान ली जाएगी, सहायक कंपनी, और ये होल्डिंग कंपनी मान ली जाएगी। फिर से समझो, अगर कोई कंपनी है उसने किसी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा शेयर ले लिया है, या फिर अगर ये बात नहीं पूरी हो पा रही कंडीशन, तो उस कंपनी के दूसरी कंपनी में उसके जो डायरेक्टर हैं मेजॉरिटी में, कंट्रोल में इसके हैं, इस कंपनी के काम कर रहे हैं, तो बेटा ये कंपनी सब्सिडरी बन जाएगी और ये होल्डिंग बन जाएगी। समझ में आई बात? तो चलिए अब देखते हैं क्या कहना चाहता है। होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनीज आर रिलेटेड टर्म्स। अ कंपनी इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ अनदर इफ अनदर इज इट सब्सिडरी। एक कंपनी दूसरी कंपनी की तभी होल्डिंग मानी जाएगी जब दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी होगी। समझ में आई बात? एक्स कंपनी वाई की, मतलब वाई कंपनी एक्स की, अभी मैंने एक्स वाई का एग्जांपल लिया, तो वाई कंपनी एक्स की तभी होल्डिंग सब्सिडरी मानी जाएगी जब एक्स कंपनी वाई की होल्डिंग होगी। तो सब्सिडरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी एक दूसरे से रिलेटेड है, तो कोई भी कंपनी किसी की होल्डिंग तभी मानी जाएगी कंपनी जब तक कि दूसरी कंपनी उसकी सब्सिडरी ना हो। सब्सिडरी कब बनेगी? जब उस कंपनी में हमने 50% ज्यादा शेयर लिए होंगे या मेजॉरिटी में डायरेक्टर हमारी बात मान रहे होंगे, तभी तो हमारी सब्सिडरी बनेगी और हम उसकी होल्डिंग।
फिर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 87 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, सब्सिडरी कंपनी और सब्सिडरी इन रिलेशन टू एनी अदर कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी के संबंध में, मींस द कंपनी इन विच द होल्डिंग कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और exercise or control more than one half of the total share capital either at its own or together with one or more of its subsidiary companies। तो कहने का मतलब क्या है, कोई भी ऐसी कंपनी है जिसने किसी दूसरी कंपनी के या तो शेयर कैपिटल को मेजॉरिटी में 50% ज्यादा शेयर कैपिटल खरीद रखा होगा, या उस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस कंपनी के कंट्रोल में मेजॉरिटी में काम कर रहे होंगे, तो ये जो कंपनी है ये सब्सिडरी बन जाएगी और ये होल्डिंग बन जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो ये होता है रूल कि कोई भी कंपनी किसी की सब्सिडरी तभी मानी जाएगी जब अगली होल्डिंग है, तो ये कंपनी तभी सब्सिडरी मानी जाएगी जब ये होल्ड करें। देखो इन्होंने होल्ड कर रखा है इस कंपनी को, तो ये कंपनी सब्सिडरी और ये होल्डिंग कंपनी। तो सब्सिडरी बनने के लिए 2 रूल फॉलो करना पड़ता है होल्डिंग कंपनी को। इनको 2 रूल फॉलो करना होगा। कौन सा? पहली बात तो इनके डायरेक्टर, इस कंपनी के डायरेक्टर मेजॉरिटी में काम कर रहे हो इसके कंट्रोल में। दूसरा, इस कंपनी के जो शेयर होल्डर, इस कंपनी की जो शेयर होल्डिंग है इस कंपनी के कंट्रोल में मेजॉरिटी में आ गई है, तो ये कंपनी होल्डिंग और ये कंपनी सब्सिडरी, ये रूल फॉलो कर रही है ये वाली कंपनी, तभी ये सब्सिडरी बन चुकी है। चलिए आगे देखते हैं। अब अगला आता है इलीगल एसोसिएशन किसे कहते हैं। अगला कौन सा टॉपिक आता है? इलीगल एसोसिएशन किसे कहते हैं। तो देखिए, कोई भी ऐसी कंपनी है जिसमें, पहली बात थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइए। कोई भी ऐसी कंपनी, बेटा आपको पता है कोई भी ऐसी कंपनी होगी वो रजिस्टर्ड ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हर एक कंपनी रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। तो कंपनी जो है रजिस्टर्ड हो जाती है। आपको पता है हर एक कंपनी का कानून के द्वारा, कंपनीज एक्ट के द्वारा रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। कोई भी ऐसी कंपनी नहीं हो सकती जिसका कि रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ होगा। अच्छा, फिर अब मान लेते हैं कंपनी या तो प्राइवेट हो सकती है और या तो पब्लिक हो सकती है। अब प्राइवेट में 1 पर्सन स्मॉल कहीं आ जाता है। अब प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर्स होते हैं और मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, जबकि पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं होती है। अच्छा बच्चों, हमें एक बात बताइए, मान लीजिए एक प्राइवेट कंपनी है, इसमें मेंबर 200 से बढ़ करके 250 हो गए, तो ये कंपनी रजिस्टर्ड है। अब ये कंपनी किस कैटेगरी में आ गई? पब्लिक कंपनी में आ गई। तो कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में जो है मेंबर की लिमिट बढ़ जाए या 200 से थोड़ा कम हो जाए या इसमें जो है बढ़ जाए, तो बेटा ये कंपनी में इलीगल एसोसिएशन डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इस कंपनी को हम इलीगल डिक्लेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये कंपनी रजिस्टर्ड है। अगर मेंबर की लिमिट बढ़ जाएगी तो प्राइवेट से पब्लिक हो जाएगी, घट जाएगी तो पब्लिक से प्राइवेट हो जाएगी। ये आपको रूल पता हो गया। लेकिन अब एक बात आती है, मान लीजिए इस कंपनी में 7 मेंबर थे, अब ये घट के 5 हो गए, तो बेटा ये प्राइवेट के, मतलब घट करके ये 5 हो गए ना, 7 होने चाहिए, 5 हो गए, प्राइवेट में आ गई। तो कोई भी कंपनी रजिस्टर्ड होती, चाहे प्राइवेट हो चाहे पब्लिक हो, तो लिमिट बढ़ जाए लिमिट घट जाए, प्राइवेट पब्लिक को अपने में बनती रहती है। लेकिन मैटर ये आता है इलीगल कौन है। तो इलीगल का मतलब समझिए इस तरीके से, कोई पार्टनरशिप कंपनी है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, उसमें बेटा कम से कम 2 मेंबर होने चाहिए, 2 पार्टनर, और मैक्सिमम 50 पार्टनर होने चाहिए। और आपको पता है कि पार्टनरशिप फर्म हमेशा प्रॉफिट मोटिव होती है, लाभ कमाने के उद्देश्य से होती है। अब मान लीजिए कि इसके पार्टनर की लिमिट बढ़कर के 50 से 51 हो गई, 52 हो गई, 53 हो गई, तो बेटा अब ये पार्टनरशिप फर्म इलीगल डिक्लेयर कर दी जाएगी, क्योंकि कंपनी तो है नहीं कि चलो लिमिट बढ़ गई प्राइवेट से पब्लिक कर देंगे उसको। तो ऐसी कोई पार्टनरशिप फर्म हो गई, कोई एसोसिएशन हो गया जो कि कंपनी नहीं है, जो कि कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं हुई है, और उसके मेंबर की लिमिट क्रॉस हो जाती है, जो एक लिमिट होती है उससे ऊपर चली जाती है, या जो एक लिमिट होती है मिनिमम उससे नीचे चली जाती है, तो वो इलीगल डिक्लेयर कर दी जाएगी। क्या डिक्लेयर कर दी जाएगी? इलीगल। तो क्या कह रहा है? इन ऑर्डर टू प्रिवेंट मिसचीफ अराइजिंग from large trading undertaking carried on by
fluctuating bodies, law has put a ceiling on the number of persons constituting it. कह रहा कि आजकल क्या होता है, बहुत सारी कंपनियां व्यापार करने के लिए, बहुत सारी कंपनियां अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए, पैसा ज्यादा कमाने के लिए मिसचीफ गलत व्यवहार करती हैं। तो लॉ ने क्या किया है कि ऐसी कंपनियों के ऊपर कुछ सीलिंग लगा दी है नंबर ऑफ पर्सन पर। क्या कि भाई प्राइवेट कंपनी होगी तो मिनिमम 2 मैक्सिमम 200, पार्टनरशिप फर्म है चाहे रजिस्टर्ड हो चाहे अनरजिस्टर्ड हो, उसमें मिनिमम 2 पार्टनर मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। तो फिर रूल 10 ऑफ द कंपनीज एक्ट मिसलेनियस रूल 2014, कंपनीज एक्ट 2013 का जो रूल 10 है वो कहता है that the maximum number of person who can work together without converting themselves into company can be 50 and above that the association will be called as illegal association। भाई देखो, कोई भी ऐसी संस्था जो कंपनी नहीं है लेकिन उसमें 50 से ज्यादा मेंबर हो जाते हैं तो वो कंपनी वो एसोसिएशन इलीगल डिक्लेयर कर दी जाएगी। फिर से समझो क्या कह रहा है। कोई भी ऐसी संस्था जो कंपनी नहीं है, कोई दूसरी संस्था है, मान लेते पार्टनरशिप है, और ये पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मेंबर और मैक्सिमम 50, अगर ये 50 से ज्यादा पार्टनर हो जाते हैं तो फिर ये इलीगल डिक्लेयर कर दी जाएगी। लेकिन शर्त ये है कि ये कंपनी अगर होगी, कंपनी के रूप में होगी, तो फिर ये इलीगल डिक्लेयर नहीं होगी। तो कोई भी ऐसी संस्था जो कंपनी नहीं है, पार्टनरशिप फर्म है या कोई दूसरी संस्था है और उसके मेंबर से लिमिट एक्सीड हो जाती है जो मैक्सिमम लिमिट है, तब वो इलीगल डिक्लेयर कर दी जाएगी। तो इलीगल एसोसिएशन का मतलब क्या होता है, कोई भी ऐसी संस्था, बार बार क्यों कह रहा हूं क्योंकि बहुत कंफ्यूजन वाला टॉपिक है आपके लिए, कोई भी ऐसी संस्था जो कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड नहीं है, फिर उसके लिमिट जो मेंबर के हैं वो क्रॉस हो जाती तो वो इलीगल डिक्लेयर कर दी जाएगी। ठीक है, अगर कंपनी के रूप में रजिस्टर्ड होगी तो प्राइवेट से पब्लिक बन जाएगी, और क्या, यही तो समझ में आ गया। तो रूल 10 कह रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन हु कैन वर्क टुगेदर, मतलब मैक्सिमम नंबर जो पर्सन का है जो एक साथ काम करते हैं विदाउट कन्वर्टिंग देमसेल्फ इनटू कंपनी, और वो कंपनी में उनकी संस्था कन्वर्ट नहीं हुई है, और कैन बी 50 एंड अबव द एसोसिएशन, और उस संस्था के जो पर्सन है वो 50 या उससे ज्यादा चले जाते हैं तो वो इलीगल डिक्लेयर कर दी जाएगी, जैसे पार्टनरशिप फर्म वगैरह आप एग्जांपल ले सकते हैं। सेक्शन 464 मतलब सेक्शन 464 कहां अप्लाई नहीं होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर अप्लाई नहीं होगा। मतलब ये पूरा रूल कहां अप्लाई नहीं होगा, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मतलब ऐसा हिंदू परिवार जिसमें अभी सेपरेशन नहीं हुआ, अब उनके घर में शादी हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं, मान लो 50 से 100 हो गए, 100 से 200, तो वहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। लिमिट नहीं लगाया जा सकता कितने बच्चे लगाओ, कितने बच्चे पैदा करो, ऐसा नहीं हो सकता। एसोसिएशन और पार्टनरशिप गवर्न बाय स्पेशल एक्ट, अगर किसी विशेष कानून से कोई पार्टनरशिप फर्म या एसोसिएशन चलाई जा रही है विशेष कानून से, तब वहां पर ये रूल अप्लाई नहीं होगा। कौन सा, कि 50 के ऊपर मेंबर की लिमिट जाएगी तो इलीगल डिक्लेयर कर दी जाएगी। सर आप तो पार्टनरशिप बोले थे, बिल्कुल बोले थे बेटा, लेकिन पार्टनरशिप 1932 से चलाई जाती, जबकि स्पेशल एक्ट की बात वो कर रहा है जो पार्लियामेंट ने बनाया होगा। एलएलपी पे ये रूल अप्लाई नहीं होगी। एलएलपी में भी अब आप मैक्सिमम कितने भी पार्टनर रख सकते हो। एलएलपी भी रजिस्टर्ड होती है, एज अ कंपनी की तरह होती है। मैं बताऊंगा एलएलपी कंपनी और पार्टनरशिप का हाइब्रिड हो गया है। क्या होती है एलएलपी, कभी चर्चा करेंगे, लेकिन अभी समझो एलएलपी पे भी ये रूल अप्लाई नहीं होता है। फिर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जो कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही तो उस पर चाहे 1000 मेंबर हो जाओ, चाहे 10,000 मेंबर हो जाओ, चाहे कितने भी हो जाओ, ये रूल अप्लाई नहीं होगा। ये रूल वहां पर अप्लाई होगा जैसे पार्टनरशिप फर्म वगैरह जो 1932 से चलाए जा रहे हैं, 1932 एक्ट को फॉलो कर रहे हैं और उनमें 50 से ऊपर पार्टनर्स हो जा रहे हैं, तब वो इलीगल डिक्लेयर कर दी जाएगी। लेकिन शर्त वो है कि वो कंपनी नहीं होनी चाहिए। कंपनी में अगर सर होता, मान लीजिए प्राइवेट कंपनी में सर 200 से ऊपर मेंबर हो गए तो क्या वो इलीगल है? बिल्कुल नहीं बेटा, वो पब्लिक बन जाएगी। ठीक है सर, पब्लिक कंपनी मिनिमम 7 मेंबर होते हैं, अगर घट के 5 हो गए तो क्या वो इलीगल है? नहीं, वो बेटा प्राइवेट बन जाएगी। ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में ये रूल अप्लाई नहीं होता है। पार्टनरशिप फर्म में 50 से ऊपर मेंबर होंगे, पार्टनर होंगे, तो वो इलीगल डिक्लेयर कर दी जाएगी। और इसके डिसएडवांटेज क्या है कि वो सूट फाइल नहीं कर सकती है, कोर्ट में केस नहीं कर सकती है, इसके साथ साथ इनकम टैक्स का बेनिफिट नहीं मिलेगा इलीगल एसोसिएशन का। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कौन सी कंपनी है। एक और टॉपिक बच गया है, लिस्टेड कंपनी। अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है? तो लिस्टेड कंपनी बेटा ऐसी कंपनी होती है जिसके सिक्योरिटीज जो है स्टॉक एक्सचेंज से लिस्टेड होते हैं। कंपनी लिस्ट नहीं होती, सिक्योरिटीज लिस्ट होते हैं, शेयर्स लिस्ट होते हैं। अनलिस्टेड कंपनी क्या होती है? पब्लिक कंपनी होती है बट जिसके शेयर या सिक्योरिटीज
स्टॉक एक्सचेंज से, किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से, पूरे इंडिया में 21 स्टॉक एक्सचेंज है, वहां से लिस्ट ना हो। फिर आता रजिस्टर्ड कंपनी कौन सी है? ऐसी कंपनी जो बेटा कंपनीज एक्ट 2013 में रजिस्टर्ड होती है, उसे रजिस्टर्ड कंपनी कहते हैं। तो यहाँ के साथ क्लास आपकी खत्म होती है। थैंक यू।